किताबों को दोष ना दें, हमें हमारे पढ़ने के तरीके को बदलना है। अब बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे है पुस्तक को, ताकि हम उसका बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकें। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई इतिहास की एक किताब है, आपके पास भी वही किताब है, और वो दो किताबें अपन लेके बैठते हैं निश्चित रूप से, तो डेफिनेटली मैं आपसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा। क्यों? भले मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और आप भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, या आप ज़्यादा लाओगे या मैं ज़्यादा लाऊंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की बौद्धिक क्षमता अलग है, दोनों के पढ़ने का तरीका अलग है, किताब सेम ही है। तो किताबों पे आप देखना कि आप के पास जो किताबें हैं वही किताबें उसी तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी के पास ऑलमोस्ट है। फिर भी आप देखना कि सिलेक्शन ऐसे कुछ विद्यार्थियों का होगा, अधिकांश विद्यार्थी फेल होंगे। जैसे रीट ही है, 31,000 पास होंगे, बाकी सारे फेल ही होने, लेकिन किताबें सारी सभी के पास सेम है। तो किताब को आखिर पढ़ना कैसे है? तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो पुस्तकें हैं ये पढ़ने के लिए छात्र का लेवल भी अलग अलग होता है। ये एक व्यक्तिगत बात होती है। जैसे कुछ विद्यार्थी बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं, मतलब न्यू कमर्स का मतलब ये हुआ कि जो बिल्कुल नए होते हैं इस कंपटीशन की फील्ड में, जिनको सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, या यूँ कहिए कि उसने शुरू भी नहीं किया। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ही मिडिल लेयर में होते हैं, जो ऐसे भी नहीं होते जिसको कुछ भी नहीं आता, और ऐसे भी नहीं होते जो बिल्कुल ही आपके स्किल्ड हो या दक्ष हो या बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हो, सारा कोर्स है वो बढ़िया तरीके से कर चुके हो। तो 3 टाइप के स्टूडेंट मैं मानता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही न्यू कमर्स होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल कुछ तैयार नहीं किया है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ तैयार है, बिल्कुल रेडी एकदम, और बस ये लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो अपना ज्ञान और एनरिच करें। ऐसे लोग कहीं लगे हुए होते हैं गवर्नमेंट में, या फिर लगने वाले ही होते हैं, बस अपने नॉलेज को और एनरिच करते हैं ताकि किसी बड़े एग्जाम को पास कर सके या अपने ज्ञान को और साउंड कर सके। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, बिल्कुल शुरू करने वाले हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो न दक्ष होते हैं और न नए होते हैं, बीच के होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इस श्रेणी में आते हैं, जो न न्यू कमर्स है न ओल्ड है, ये बीच के हैं। ओल्ड का मतलब यहाँ पे कंप्लीट कोर्स किया हुआ, ये बीच की जो संख्या है इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मैं तीनों के बारे में अलग अलग बताता हूँ। सबसे पहले आता हूँ न्यू, जो बहुत ही नए स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी तक चीजें शुरू नहीं की। सबसे पहले उसको क्या करना है, उनको हर विषय की एक एक पुस्तक लानी, उससे ज़्यादा नहीं। और बेहतर यही होता है कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसान चीज़ें समझाई जाती है। तो इसलिए लोग एनसीईआरटी सजेस्ट करते हैं कि 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी अगर अपन करते हैं तो हमारा एक इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये बेसिक सारा अच्छा हो जाता है। इसके बाद अपन अगर ऑथेंटिक बुक देखेंगे तो वो अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो ऐसे सामान्य चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए उसको। फिर करना क्या चाहिए, एक साथ मैक्सिमम एक साथ 1 या 2 विषय लेने चाहिए, क्योंकि नए स्टूडेंट होते हैं तो उसके लिए एक विषय ही पर्याप्त है। और मान के चलिए कि अगर 1-2 साल कोई आपके आसपास एग्जाम नहीं है तो एक विषय ही पढ़िए, और आपको लगता है कि 6-7-8 महीने बाद एग्जाम है या एक विषय में आप बोर हो रहे हैं तो कोई 2 विषय एक साथ पढ़िए, और 2 विषय के लिए कोई 2 किताबें लाइए। ज़्यादा नहीं लानी, कितनी पुस्तकें लानी है, 2 पुस्तकें ही लानी है। और जितनी ज़्यादा किताबें लाओगे उतना ही आप भ्रमित होंगे, उतना आप अपना परफॉर्मेंस बिगाड़ते जाओगे। फिर क्या करना है, फिर उस किताब के साथ क्या करना है, जैसे ही वो किताब आप लाए, उस किताब में सबसे पहले आपने पहला अध्याय निकाला। उस पहले अध्याय को निकालने के बाद आपको क्या करना है, उस अध्याय को बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ लेना। जैसे आप अखबार पढ़ते हो ना, कोई भी खबर पढ़ते हो, उस तरह से पेंसिल लेके बैठो और पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लो। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि अच्छा, उसके बाद में भी एक चीज़ और होती है, अगर आप न्यू हैं लेकिन उस विषय की आपकी समझ अच्छी है, आपने 3-4 साल पढ़ा है चाहे स्कूली शिक्षा वगैरह में, तो अगर आपकी पकड़ अच्छी है या आप बिल्कुल नया विषय पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं, तो पूरी किताब एक साथ पढ़ लो। ये जैसे 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक पढ़ के उसके बाद दोबारा उसका रिवीजन करो। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो पहला पार्ट पढ़िए बढ़िया तरीके से। पढ़ने के बाद अगर पहले पढ़ रखा है तो उसी दूसरे टॉपिक को एक बार फिर वापस पढ़ लीजिए। तो दूसरी बार जब पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, दूसरी बार जब भी पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आनी शुरू होगी। जहां जहां समझ में आ जाता वहां वहां अंडरलाइन करना शुरू कर दो। ऐसे करके आप किताब को एटलीस्ट 1 से 2 बार करिए। उसके बाद में जब तीसरी बार पुस्तक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू होगी, और तीसरी बार जब पढ़ोगे तब आप किताब के मार्जिन पर साइड में लिखना भी स्टार्ट कर लो। और जब यही पुस्तक चौथी बार निकलेगी तो निश्चित रूप से आपको उस किताब के अंश याद हो जाएंगे, और यहाँ पे चौथे चरण में आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे टाइम लगता है इन चीज़ों को,
लेकिन चीजें इतनी पक्की तरीके से काम करती है कि उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आती है। तो ये काम किया जा सकता है न्यू कमर्स के लिए। आपको ये चीजें करनी है, एक किताब को कम से कम आपको 4 से 5 बार पढ़ना है और कंटिन्यू फिर उसका आपको रिवीजन करते जाना है, ठीक है। फिर ये स्टूडेंट, ये इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, इनको कम से कम 2 विषय तो एक साथ रखने ही रखने हैं और उन 2 विषयों को क्या करना है, उन 2 विषयों को बढ़िया तरीके से तैयार करते रहना है। और आप यूं कहिए कि कम से कम आप हर टॉपिक को एक साथ ही 1-2 बार पढ़ लो और 2-2, 3-3 बार पढ़ने के बाद आगे बढ़ोगे तो फिर आपका जल्दी हो जाएगा। आपका 2 बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी स्थिति इनके जैसी नहीं है। आप पूरी किताब पढ़ो, उससे बजाय आप हर टॉपिक को 2-2 बार कंटिन्यू पढ़ते जाओ और फिर आगे बढ़ो और फिर तीसरी बार फिर पूरी बुक ही एक साथ पढ़ लो और चौथी बार उसमें फिर आप सॉर्ट आउट नोट्स कर सकते हैं। और इन लोगों को तो फिर क्या करना, किताब को खाली पढ़ना ही है। और ये जब लोग किताब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ फैक्ट नए आएंगे, उस फैक्ट को वह देख लेंगे क्योंकि उनकी इमारत तो तैयार है। इसकी इमारत के ऊपर केवल कोई नया तथ्य मिलेगा तो वो अपने आप ही उनके सेट हो जाएगा। इनको कुछ भी नहीं करना है, इनको केवल नई किताब लानी है और उसमें देखना है कौन सी बात नई मिली है, वो अपने नोट्स में या अपनी पाठ्य सामग्री में या अपने दिमाग में ऐसे बिठा देंगे तो उनको ज्यादा नुकसान नहीं है। मेन समस्या यहाँ पे आती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, किताब की सामान्य रीडिंग करनी है। सामान्य रीडिंग का मतलब एक प्रकार से फोरा उसके ऊपर से अध्ययन करना है। रीडिंग करने के बाद में उन चीज़ों की स्टडी करनी है। स्टडी का मतलब होता है थोड़ा सा समझना टॉपिक को। जैसे मैं आपको एक एनसीईआरटी की क्लास से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, आप देखना उसमें कि मैंने जब भी कोई टॉपिक लिया है तो उस टॉपिक को, उस जो हेडिंग है उस हेडिंग को मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं रीडिंग नहीं करवा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, सीधी स्टडी करवा रहा हूँ। रीडिंग स्टडी के बाद में फिर क्या होता है, फिर आप इसके ऊपर थिंकिंग, मनन कर सकते हो, चीज़ों को सोच सकते हो। जैसे मान लो कालीबंगा पढ़ा आपने, कालीबंगा एक बार आप ऊपर से देख लिया, दूसरी बार फिर वापस पढ़ा तब आपने उसके नीचे अंडरलाइन कर ली, स्टडी कर ली। तीसरी बार जब पढ़ो तब उसके ऊपर सोचो, बुक बंद करके कालीबंगा के दिमाग में पूरा रिमाइंड करवाओ कि कब खोज हुई, कैसे खोज की गई, किसने की थी, इसके अंदर कौन कौन से प्रमाण मिले, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें आप दिमाग से सोचिए। जब आप ये सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें भूलोगे तो आप वापस चेक कीजिए। ऐसे आप तीसरे स्टेज पे मनन कीजिए। मनन करने के बाद में अगर आपके पास टाइम है तो आप रिटन अर्थात नोट्स भी बना सकते हैं शॉर्ट में। नोट्स हमेशा शॉर्ट में होते हैं। शॉर्ट में ऐसे नोट्स बना दो कि उस पुस्तक को वापस ना देखना पड़े। जैसे कालीबंगा में आपको लगा कि 30-40 पॉइंट है, वो मेन है, वो सारे के सारे नोट कर दो ताकि वो किताब वापस ना पढ़नी पड़े। नोट्स का ये फायदा होता है कि जब आप दूसरी कोई नई किताब लाओगे तो उसमें से आपको जो नई बातें मिलेगी वो आप उस नोट्स में ऐड कर दोगे। तो फिर तीसरी कभी किताब और लाओगे तो फिर उसमें नोट्स को और ऐड करोगे, तो नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होते जाएंगे और अपना ज्ञान भी एनरिच होता जाता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम एक पुस्तक को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें नई चीजें मिलती जाएगी। तो फिर आप पहले गो थ्रू में सीधा ही नोट्स बनाओगे तो दूसरी बार पढ़ोगे, दूसरी बार फिर नई चीज आएगी, फिर कहोगे यार ये नोट्स पूरा नहीं है। तीसरी बार पढ़ोगे फिर नई चीज आएगी, फिर कहोगे कि यार नोट्स में फिर भी अधूरापन रह गया। इससे बेहतर ये होता है कि कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, रीडिंग कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, फिर उसके ऊपर सोचिए टॉपिक के ऊपर, और सोचने के बाद में फिर उसके नोट्स बनाइए। रीडिंग में टाइम लगता है, स्टडी में काफी टाइम लगता है। जैसे मान लो एक किताब आपने 20 दिन में पूरी पढ़ ली, तो 20 दिन पढ़ने के बाद कम से कम आपको वापस 20 से 30 दिन लगते हैं स्टडी करने में। फिर सोचने में आपको 5-7 दिन भी नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको मैं कहूँ कि आप मेरे बारे में कोई किताब लिखी हुई है और मैं आपको दे देता हूँ, आप उस किताब को पढ़ के मेरे बारे में जानिए। तो आप उस किताब को पूरा पढ़ोगे, मेरे बारे में जो लिखी हुई है उसको पढ़ने के बाद आप मेरे बारे में इतना नहीं जान पाओगे जितना आप वापस मेरे बारे में स्टडी करोगे और मेरे बारे में सोचोगे कि ये है, वहां से है, ये करते हैं, वो करते हैं। तब आप विजुअल करोगे, तब चीजें अच्छे से याद होगी। और जब रीडिंग और स्टडी होती है तो टाइम लगता है, थिंकिंग में टाइम भी नहीं लगता, और ये चीजें यहाँ पे जो है ये आपके मन मस्तिष्क में सेट हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, हम रीडिंग स्टडी तो ठीक है कर लेते हैं, फौरी पढ़ते जाते हैं, 20-20 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल नहीं सोचते। जब तक टॉपिक के ऊपर सोचेंगे नहीं तब तक वो टॉपिक पूर्ण रूप से हमारे को फल देने वाला नहीं है। हम कहते हैं ना परीक्षा में हमारी गलती होगी, गलती नहीं है, दरअसल हमने उस टॉपिक के ऊपर कभी सोचा ही नहीं था, हमने केवल किताब पढ़ते ही गए। तो कृपया करके पहले किताब को फौरे तौर पे एक रीडिंग मारे, फिर उसकी 2 से 3 बार स्टडी करें अच्छे से।
स्टडी का मतलब ये होता है कि कोई भी पैराग्राफ लेके उसको सोचिए, उसके उसके अंदर क्या लिखा हो, उसका सार क्या है। आप मेरी एनसीईआरटी की क्लास देखना, मैं आपको यहाँ पे स्टडी करवा रहा हूँ। मैं आपको, जैसे कल अपन ने बात की थी पिछले लेक्चर में कि विहार क्या थे या संघ क्या थे या बुद्ध का जीवन क्या था, हमने पूरे इस बोर्ड पे है वो स्टडी कर ली उसकी। तो इस प्रकार से स्टडी 2-3 बार कीजिए, उसके बाद में उसके ऊपर सोचिए, सोचने के बाद में आप शॉर्ट में नोट्स कर सकते हो और उसके बाद में आप कंटिन्यू उसका रिवीजन कीजिए। अगर आप इस चरण को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से एक बार टाइम लगेगा, लेकिन ये चीजें ऐसी तैयार हो जाएगी, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं, ये कंडीशन आ जाती है। अगर आप शॉर्टकट सब कुछ करना चाहते हो तो जीवन में कुछ भी नहीं होगा। कोई भी एक पुस्तक इन 500 चरणों से गुजरती है तो कम से कम उसको 3 से 4 महीने लगते हैं, कोई भी एक पुस्तक। और मैं मानता हूं टोटल 6 जनरल स्टडी में 6 ही भाग है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह 6 ही भाग है। 6 में से 4 बड़े अहम है। इन 4 भाग के ऊपर अगर ये 3-3, 4-4 महीने दिए जाए तो निश्चित रूप से 1-1.5 साल के अंदर ये सारा मटेरियल बढ़िया तरीके से रेडी हो जाता है। और फिर क्या होगा कि अगर ये चारों तैयार हो गए तो फिर आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। बस सिलेबस देखना ही पड़ेगा कि कौन से टॉपिक शेष रहे हुए हैं जो मैंने नहीं किए, वो ही करने पड़ेंगे, बाकी तो सारा ऑलरेडी आपका तैयार होगा। तो कृपया करके आप अगर मिडिल के हैं चाहे आप न्यू कमर्स हैं, आप टॉपिक बुक्स लीजिए। अगर आपने बिल्कुल नए हैं तो आप पूरी किताबें पढ़ डालिए। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो एक एक टॉपिक को आप इन 500 चरणों से एक साथ गुजर सकते हो। जैसे ये किताब में मान लो 20 टॉपिक है तो पहले टॉपिक की रीडिंग कर लो, 2 बार स्टडी कर लो, फिर सोच लो, फिर उसके बाद नोट्स कर लो। फिर दूसरे टॉपिक है ये, दूसरे टॉपिक के 5 चरण कीजिए, फिर तीसरे टॉपिक के ये 500 चरण कीजिए। आप अगर मिडिल में हैं तो ये टॉपिक वार भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो पुस्तक वार ऐसे कीजिए कि 15-20 पार्ट है, पहले अच्छे से रीडिंग कर लो, फिर उसकी 1-2 बार स्टडी कर लो अच्छे से, और उसके बाद में उसको थिंकिंग, मनन कीजिए उसके ऊपर। जितना ज़्यादा मनन होगा और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, सफलता के 2 मूल आधार है। 100% एक्यूरेसी आएगी, एक सिंगल सवाल गलत नहीं होगा परीक्षा में अगर आपके पढ़ा हुआ आया है तो थिंकिंग और रिवीजन, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है जो कि हम नहीं करते। मैंने देखा विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी किताब लाता है और फिर ठीक है पढ़ता जाता है, उसको खुद को नहीं पता वो क्या पढ़ रहा है। उसकी हालत ये होती है कि वापस जब 2 घंटे किताब छोड़ के वापस किताब पकड़ता तो उसको देखना पड़ता है कि मैं पढ़ कहाँ रहा था। ये स्थिति है हमारी। हम पढ़ते जाते हैं, पागलों की तरह देखते जाते हैं, पता नहीं कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हम केवल रीडिंग ही करते हैं पुस्तक की, भले 20 बार रीडिंग कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम आप एक बार, देखो अखबार की स्टडी नहीं करते, हम रीडिंग करते हैं, न्यूज़ पढ़ के छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता कौन से दिन क्या न्यूज़ आई थी। तो कम से कम किताब की जब रीडिंग हो जाती है तो एक परिचय हो जाता है। जब स्टडी करते हैं तब उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें गहराई से जानने को मिलती है, और जब हम उसके ऊपर सोचते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में सेट हो जाती है, और उसके बाद में वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। तो चौथे 5वें चरण में जाके नोट्स बनते हैं। स्टार्टिंग में ना बनाया, नोट्स नहीं भी बनाते तो भी चलता है, लेकिन नोट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि फिर आगे जब दूसरी किताब लाओगे तो पहली किताब छूट जाएगी, और पहली किताब छूटेगी तो फिर उसका थोड़ा सा लॉस ये रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें भी मन मस्तिष्क है, ये स्मृतियों की क्षमता, चीज़ों की क्षमता अधिकता के कारण स्मृतियाँ हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। विलुप्त क्या कह सकते हैं, विलोपित हो जाती है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये चरण किया जा सकता है, इससे बढ़िया तरीके से काम होगा। तो आज का ये जो विषय था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए निश्चित रूप से ये फायदेमंद सिद्ध होगा। अंत में निष्कर्षता कह देता हूँ, कोई भी किताब लाओ उसको कम से कम एक बार उसकी रीडिंग मारो, उसके बाद उसको 1-2 बार वापस पूरी स्टडी करो अच्छे से। आप टॉपिक वार भी ऐसा कर सकते हो। आप जैसे भूगोल, अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं, उसकी आप पहले रीडिंग कर ली बढ़िया कि है क्या ये, उसके बाद में 1-2 बार उसको उसी दिन समझ लिया, स्टडी बढ़िया तरीके से समझ ली, और उसके बाद में उसके बारे में सोच के नोट्स बना दिए। तो एक दिन में एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो 20-25 दिन में किताब तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है। तो रीडिंग कीजिए। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रीडिंग नहीं करते, सीधी स्टडी करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपका लेवल ठीक है, पहले विषय से परिचित है, तो आप सीधी स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो थोड़ा रीडिंग का ठीक रहता है, क्योंकि आप सीधी स्टडी करोगे तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में ऐसे फंस जाओगे कि वापस आगे बोर हो जाओगे, किताब छोड़नी पड़ जाती है कई बार। तो रीडिंग कीजिए अच्छे से, फिर उसकी कम से कम 2 बार स्टडी कीजिए, तो 3 बार हो गया। फिर चौथी बार मनन करोगे, चौथी बार सिलेबस हो जाएगा। 5वीं बार जब उस किताब के बारे में नोट्स बनाओगे तो वो किताब 5वीं बार हो जाएगी। फिर 5-7 बार रिवीजन कर लोगे तो किताब 10 से 12 बार हो जाती है। तो फिर उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस प्रकार से पढ़ना। यहाँ पे किताब से तात्पर्य गाइड से नहीं है, ऑथेंटिक लेखकों से है।
तो इस प्रकार से किया जा सकता है। और अंत में चलते चलते बता दूं कि ये कैसे करना है। इसका अगर आपको प्रैक्टिकली डेमो देखना है तो आप मेरी कोई भी एनसीईआरटी की क्लास देख लेना। उसमें मैंने 7-8 लेक्चर लिए हैं टोटल। एनसीईआरटी छठी क्लास में 12 ही पार्ट है, जिसमें करीबन 15 या 17 वीडियो बनेंगे। उस 15-17 वीडियो को किसी स्टूडेंट ने नोट्स के रूप में लिखा है, तो आप देखना कि मुश्किल से 20 या 30 पेज होंगे। वही किताब जो 150 पेज की है उसको 20-30 पेज में मैंने नोट्स के रूप में लिखवा दिया। अब आप देखना कि वही 20 और 30 पेज मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि उस टॉपिक से कोई सवाल आ गया तो उस 20-30 पेज से कभी बाहर नहीं जा सकता। और एनसीईआरटी ने जितना लिखा उससे 3 गुना ज्यादा मैंने उसमें लिखवाया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 20-30 पेज में हमने छठी की एनसीईआरटी समेट ली। अब वापस कभी वो एनसीईआरटी नहीं देखनी पड़ेगी। और ऐसे करते करते मैं 12वीं तक पूरी एनसीईआरटी जब करवाऊंगा तो मुश्किल से एक रजिस्टर 1.5 रजिस्टर भरा जाएगा। उस पूरे 1.5 रजिस्टर में 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी आ जाती है और उसको फिर पता नहीं कितनी बार पढ़ा जाएगा, तो फिर वहां से कभी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो वो आप प्रैक्टिकली डेमो देख सकते हो कि किस तरह से रीडिंग, स्टडी और मनन किया जा सकता है, नोट्स किस तरह से किए जा सकते हैं। ये चारों चीजें मैंने उस सारे पिछले लेक्चर्स में फॉलो की है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। मस्त रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। और आपको जो कुछ पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कत आती है तो आप वो मैसेज बॉक्स में डालते जाइए। जब भी जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपकी उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास जो है वो करूँगा। धन्यवाद।